हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसलान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, इससे पहले हम आज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करें। भारत रूस संबंध आपको पहले से ही पता चल गया होगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का मुझे आईएएस आरएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अनुभव रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, कई अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 टाइम्स, 7 बार मुझे आईएएस आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त हुआ है। इसमें से 5 बार आईएएस और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अनुभव सम्मिलित है। बच्चों बच्चों कई कई सारे आप में से जो अभी मुझे देख रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे प्लस कोर्स के माध्यम से जुड़ चुके हैं अनअकैडमी के। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी आए होंगे पहली बार इस चैनल पर, या उन्हें काफी कम समय हुआ होगा और वो अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हमसे कहीं अधिक बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन और कौन सा कोर्स आपको इसमें से ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में एक बार आपको गाइड कर देता हूं। देखिए, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से आपको लेना है और कैसा कैसे इसको रजिस्टर करना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत आसान स्टेप्स हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लेंगे आप। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप खोलेंगे तो इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। वहां पर आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन। ये है बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। ये देखिए प्लस, इस तरह से ये प्लस सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का। क्या फायदे हैं इस सब्सक्रिप्शन के? सबसे पहला, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती हैं टीचर्स के साथ। मुझसे और मेरे जैसे अनेकों टीचर्स के साथ आप यहाँ पर डायरेक्टली एंगेज हो सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए, एंगेज इन डिस्कशंस, आस्क योर डाउट्स। बच्चों, यहाँ पर आपको चैट बॉक्स मिलता है, बिल्कुल लाइव क्लासेस की तरह। आप यहाँ पर क्लास के बीच में ही टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट मिलते हैं, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है जो आपकी प्री के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सारे टॉपिक्स के बाद में आपको प्री के हिसाब से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते हैं, और मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, टेस्ट सीरीज होती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा की पूरा मटेरियल यहाँ पर मिल गया। देखिए, टेस्ट सीरीज मिल गई, लाइव क्लासेस मिल गई जहां पर आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपको वेल प्लान्ड कोर्स मिलेगा। अर्थात आप अपने मनपसंद टीचर की सारी क्लासेस को 1 बाय 1 फुल्ली एक्सेस कर पाएंगे कंप्लीट कोर्स के रूप में। अनलिमिटेड एक्सेस बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज आपको इसी कोर्स के साथ मिल जाते हैं। अब बात आती है कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, जो आपको एक डाउट आ सकता है। यहाँ पर कई सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स। बच्चों, अगर आरएएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आरएएस अगर आपका सपना है, तो मैं बता दूं आपको कि आरएएस की प्रिपरेशन में 1 साल का समय कम से कम लगता है। 1 साल का समय कम से कम लगता है, इसलिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, कम से कम 1 साल की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। देखिए, अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, 7,000 रुपए हैं 12 महीने के कोर्स के, और 8,400 रुपए हैं 24 महीने के कोर्स के। देखिए, मात्र 1,400 रुपए का डिफरेंस है। और ये 1,400 रुपए की फीस देखिए आप 1 महीने के कोर्स की, और यहाँ पर सिर्फ इसी 1,400 रुपए में आपको पूरे 1 साल का कोर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि कोर्स आपको लेना भी कम से कम 1 साल का है, क्योंकि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है आरएस का एग्जाम टाइम पर भी नहीं हो पाता, और 1 साल से अधिक समय लग जाता है आरएस की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि एग्जाम ही टाइम पे नहीं हो पाता। इसलिए 12 महीने या 24 महीने का कोर्स आप लेंगे तो वो सही रहेगा। ये कोर्स आप ना खरीदें, बेहतर होगा। बच्चों, इसमें आपको एक नीचे कोड दिख रहा है, बंसल 10 कोड। ये कई बच्चे इसका फायदा उठा के ज्वाइन कर चुके हैं। अभी जो देख रहे हैं उनमें से भी कई सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे कनेक्ट हो गए हैं। हमारी बात को सुनने और हमें सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बच्चे अभी आए हैं और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, इस कोड का इस्तेमाल आप करेंगे, बंसल 10 कोड का। ये मेरा कोड है, बंसल मेरा सरनेम, और 10 मतलब हुआ बच्चों 10%। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, BANSAL10। बंसल 10 कोड का आप यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स की फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट बच्चों मिल गया, इसके अलावा दूसरा बेनिफिट, एक तो बेनिफिट हो गया 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। दूसरा बेनिफिट होता है कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे कनेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी, और अच्छी खासी प्रिपरेशन उनकी चालू हो चुकी है। आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे मेरी ऐप के थ्रू, आपको वहां पर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा अंकित बंसल सर, और आप डायरेक्टली वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने आंसर से वैल्यूएट करवा सकते हैं।
सारा आपकी अच्छी गाइडेंस यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। तो इस गाइडेंस के लिए और साथ में 10% डिस्काउंट के लिए आपको इस कोड को यूज करना होता है। इसीलिए मैंने कहा ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद कर लें, लिख लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। 24 महीने वाले कोर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया कि ये 8,400 इसकी फीस है। बंसल 10 कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में मेरी ऐप के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, ये सारी बातें हमने कर ली, हमें समझ में आ गया प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है। जल्दी से आप लोग इसे ले लेंगे इस क्लास के बाद में, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले इस क्लास को सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत रूस संबंधों पर आधारित है। बच्चों, जब हम बात करते हैं भारत और रूस संबंधों की तो अनायास ही हमारे दिमाग में कुछ रक्षा संबंधी उत्पाद दिखने लगते हैं, रक्षा उपकरण दिखने लगते हैं। आप मैप में देख पा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ एक ऑरेंज कलर का आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है और एक ग्रीन कलर में आपको एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ग्रीन कलर वाला क्षेत्र है हमारा भारत और ये ऊपर वाला क्षेत्र है रूस। देखिए दोनों में काफी दूरी है, दोनों में इतनी दूरी है। देखिए, एक पूरे एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो एशिया महाद्वीप में रूस सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, उत्तरी एशिया में दिख रहा है। और अगर मैं एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में बात करूं तो सबसे नीचे आपको भारत दिख रहा है। देखिए, ये पूरा एशिया और यहाँ पर सबसे ऊपर है उत्तरी वाला क्षेत्र, यहाँ पर है रूस और इस एशिया के दक्षिण में है जाकर भारत। अर्थात दोनों दो छोर पर हैं। अगर एशिया की मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो एक छोर पर है रूस और दूसरे छोर पर है भारत। इस प्रकार दोनों के बीच में काफी दूरी है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि भारत और रूस संबंध कटु हैं या मृदु हैं, तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों। हम बड़े आसानी से कह पाते हैं कि दोनों के बीच मृदु संबंध है। अच्छे संबंध भारत और रूस के बीच हैं और काफी सालों से रहे हैं दोनों के देशों के बीच। इतनी दूरी होने के बाद भी दोनों के बीच इतने अच्छे रक्षा संबंध, सामरिक संबंध और भावनात्मक संबंध होने की क्या वजह हो सकती है बच्चों? क्यों ऐसा है कि भारत और रूस संबंध इतने अच्छे बने हुए हैं, इतने मधुर बने हुए हैं? क्या वो कारण है? भारत और रूस संबंधों का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या महत्व है? और इसी प्रकार की तमाम भारत रूस संबंधों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करते हैं रूस की अवस्थिति की, या बात करें रूस की प्रकृति की। देखिए, रूस का सामान्य परिचय हम देने वाले हैं। देखिए, हमने बात की अवस्थिति की, भूगोल, अवस्थिति अर्थात भूगोल। उत्तरी एशिया में एक बड़ा देश है। देखिए, ये पूरा एशिया का मैप आपको दिख रहा है सामने और इसमें देखिए रशिया, ये वाला है रूस, ऊपर ही ऊपर जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बड़ा देश है, आसपास कोई भी देश इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा आपको। ये बहुत बड़ा देश है बच्चों, देखें आप मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रशिया है येलो कलर वाला। एक प्रकार से क्या कहा हमने कि एक बहुत बड़ा देश है जो कि उत्तर एशिया में स्थित है। ये रूस के बारे में पहली बात हुई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, रूस का यूरोप में भी विस्तार है बच्चों। यहां पर एक पर्वत होता है जिसे यूराल पर्वत कहते हैं, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को विभाजित करता है। यूराल के पश्चिमी तरफ पड़ता है यूरोप और यूराल के पूर्वी तरफ पड़ता है एशिया। बच्चों, ये जो रशिया है, जो रूस है, ये यूराल के दोनों ओर है। इसका मतलब क्या हुआ? रूस का विस्तार एशिया में भी है और कुछ रूस का विस्तार कहां पर है? यूरोप में। इसलिए हम क्या कहेंगे जब रूस के बारे में बात होगी तो रूस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि रूस एशिया में भी है और रूस कहां पर भी है? रूस यूरोप में भी है। आगे, रूस एक विकसित देश है बच्चों। रूस कैसा है? विकसित देश। इसकी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सामान्य जनजीवन का किस तरह का जीवन स्तर है तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो सामान्य जनजीवन का स्तर है वो काफी उच्च है। ये HDI जो एक सूचकांक होता है, मानव विकास सूचकांक, उसमें एक अच्छी श्रेणी में आता है बच्चों। ये उच्च विकास दर वाला, उच्च विकसित राष्ट्रों में शामिल किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक विकसित देश है। क्यों ये विकसित देश बना, क्या है, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी हम एक बार ब्रीफ में रूस के बारे में हम परिचय ले रहे हैं। चौथी बात, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है बच्चों। सोवियत संघ, रूस का प्राचीन नाम हम क्या कह सकते हैं? सोवियत संघ। ये देखिए आपको जो रूस दिखाई दे रहा है, हमने एक पहले चैप्टर की डिस्कशन किया था मध्य एशिया के बारे में। जब हमने भारत मध्य एशिया संबंधों की चर्चा की थी, हमने कहा था ये वाले राष्ट्र कौन से थे? मध्य एशिया के राष्ट्र। बच्चों, पहले अगर मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों की, तो रूस और ये मध्य एशियाई राष्ट्र और कुछ पूर्वी यूरोप के राष्ट्र मिलकर सोवियत संघ का निर्माण करते थे। एक बड़ा क्षेत्र बनाते थे और उसे कहा जाता था सोवियत संघ। वही एक देश की भांति कार्य करता था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में।
तो ये जो सोवियत संघ था, शीत युद्ध समाप्त हुआ था 1990 में, और उसी के बाद इस सोवियत संघ का विघटन हो गया था और कई छोटे छोटे राष्ट्र बन गए थे। और इस सोवियत संघ में जो सबसे बड़ा राष्ट्र था वो कौन सा था? रूस। इसीलिए सोवियत संघ की विरासत किसको मिली? रूस को। ये बात क्लियर हो गई आपको? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है कौन? ये रूस। इसके बाद हम बात करते हैं विचारधारा में समय के साथ परिवर्तन। बच्चों, रूस की विचारधारा में समय के साथ परिवर्तन हुआ। देखिए, हमें सबको पता है कि शीत युद्ध का दौर रहा था और शीत युद्ध में दो बड़ी महाशक्तियों के बीच टकराव चल रहा था, विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। और उसमें सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का पालक था, संरक्षक था, उसका लीडर था। कौन? सोवियत संघ किस विचारधारा का? साम्यवादी विचारधारा का। बच्चों, इस साम्यवादी विचारधारा में कालांतर में देखा गया कि समस्याएं आने लगी। जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो चरमराने लगी और 1990 तक आते आते इस साम्यवादी जो विचारधारा थी उसका पतन होने लगा। उसका पतन सोवियत संघ से होने लगा, क्योंकि सोवियत संघ रूस जैसे अनेक राष्ट्रों में बंट गया और इसकी जो विचारधारा थी उसमें परिवर्तन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सहारा लेकर ही इसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता था। इसीलिए रूस ने उस विचारधारा को अपनाया जिसके वो प्रारंभ में विरोध में था, अर्थात पूंजीवादी विचारधारा। अर्थात उसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, वैश्वीकरण करना प्रारंभ कर दिया। तो 1990 के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो साम्यवादी विचारधारा थी वह बदलकर अब किस तरह की होने लगी? पूंजीवादी विचारधारा। तो इसीलिए हमने कहा समय के साथ इसकी विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। इस विचारधारा की हम बात कर रहे थे कि साम्यवाद से बदलकर अब ये पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लगा। और वर्तमान में भी हम जब बात करते हैं तो ये एक साम्यवाद और पूंजीवाद की कड़ी के रूप में कार्य करता है और मुख्यतः इसका जो झुकाव रहता है अब वो पूंजीवाद की ओर ही है, क्योंकि इसने अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित कर दिया है। ये बात थी बच्चों रूस के सामान्य परिचय की। अब हम बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों की, क्योंकि भारत और रूस के संबंध ही आज के हमारे टॉपिक का विषय है। भारत रूस के संबंधों की जब चर्चा हो रही है तो हम इसे दो चरणों में विभाजित करते हैं बच्चों। एक हम कह रहे हैं ऐतिहासिक और दूसरा हम कह रहे हैं आधुनिक समय। देखिए, ऐतिहासिक में हम रख रहे हैं जब भारत आजाद हुआ 1947 में, वहां से लेकर 2000 तक का जो समय है, ये वाला समय हम करीब 53 सालों का जो समय है, इसे हम ऐतिहासिक संबंधों के हिसाब से देखेंगे। इसे हम नाम दे रहे हैं ऐतिहासिक संबंध भारत और रूस के बीच में। और इसके बाद के जो संबंध हैं उन्हें हम नाम दे रहे हैं आधुनिक संबंध। ये बात क्लियर होगी बच्चों? इसी आधार पर, इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत रूस के संबंधों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक समय की बात करते हैं। तो ये समय कौन सा है? ये समय शीत युद्ध का समय है। देखिए, ये वाला जो ऐतिहासिक समय, ये कौन सा समय है? शीत युद्ध का समय। शीत युद्ध का समय कौन सा है? 1947 से लेकर 1990 तक का। ये वाला कौन सा हुआ? शीत युद्ध का दौर। और इसी ऐतिहासिक समय में हमने एक समय की और बात करी जो 1990 से लेकर कौन सा हो जाएगा? 2000 तक का। ये शीत युद्ध के उपरांत वाला समय है। शीत युद्ध उपरांत। हमने कहा था अभी आपसे कि इस समय पर, इस वाले समय काल में 1990 के बाद में रूस की विचारधारा में परिवर्तन हो गया था। ये बात क्लियर हो गई। 1947 से लेकर 90 इसको हम ऐतिहासिक के पहले चरण में रख रहे हैं और ऐतिहासिक के दूसरे चरण में हम किसे रख रहे हैं? 90 से लेकर 2000 तक के समय को। इस 1947 से 1990 तक के समय को जो हमने पहला कहा शीत युद्ध का दौर, उसे भी हम भारत रूस संबंधों की चर्चा के संदर्भ में हम इस हिस्से को भी दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। अर्थात शीत युद्ध के समय को हम दो हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। एक हम कह रहे हैं 1947 से लेकर 1956 तक का समय, और एक हम कहेंगे 1956 से लेकर 1990 तक का समय। अर्थात जब हम भारत रूस संबंधों की बात कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले वर्गीकरण किया, एक ऐतिहासिक के रूप में, एक आधुनिक के रूप में। ऐतिहासिक में हमने कहा 1947 से लेकर 2000 तक का समय, और आधुनिक में हमने कहा 2001 से लेकर आज तक का समय। ऐतिहासिक के इस समय काल को हमने दो भागों में विभाजित किया, 1947 से लेकर 90 तक का समय, क्योंकि ये शीत युद्ध का समय था, और शीत युद्ध के बाद के समय को अर्थात 1990 से लेकर 2000 तक के समय को हमने एक अलग खंड में रखा। इस शीत युद्ध वाला जो पहला वाला खंड है, इसके भी हमने दो भाग किए, अर्थात 1947 से लेकर 56 और 1956 से लेकर 90।
एक एक करके हम इन सभी खंडों की चर्चा करते हैं, क्योंकि इन खंडों में इसको बांटने के बाद भारत रूस संबंधों के बारे में अच्छे से समझ आ जाती है बच्चों। चलिए, सबसे पहले शीत युद्ध का समय, ये कौन सा ऐतिहासिक चरण की हम बात कर रहे हैं, शीत युद्ध का समय, और इसमें भी हमने कौन सा रखा, पहला खंड हमने क्या कहा था, 1947 से लेकर 1956 तक का समय। देखिए बच्चों, इस समय में भारत और रूस के संबंध, तत्कालीन सोवियत संघ जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि रूस उस समय क्या था, सोवियत संघ था, अर्थात भारत और सोवियत संघ के संबंध देखिए नकारात्मक थे। हमने कहा शुरू में लेक्चर की स्टार्टिंग में कि भारत और रूस के संबंध काफी लंबे समय से ही सकारात्मक है, मृदु संबंध रहे हैं, लेकिन बच्चों हमेशा ये बात सही नहीं है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, अस्तित्व में आया, और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने के बाद उसने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। बच्चों, इसी समय रूस ने एक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक अपनी विचारधारा का प्रोपगेशन स्टार्ट कर दिया था, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, और हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया इसकी विचारधारा कैसी थी, साम्यवाद। बच्चों, रूस की विचारधारा थी साम्यवाद, और रूस इस साम्यवादी विचारधारा का मसीहा था, इसका लीडर था इस साम्यवादी विचारधारा का, इस 1947 के समय में जो शीत युद्ध का दौर था। बच्चों, ये जो शीत युद्ध था, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, साम्यवाद और पूंजीवाद की लड़ाई थी। साम्यवादी विचारधारा रूस की थी और पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका थी, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियां सामने आई। जो पुरानी शक्तियां थी, ब्रिटेन वगैरह, ये सब पीछे हटने लगी, और दो नई महाशक्ति दुनिया के सामने आई थी, एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका था। सोवियत संघ ने अपनी इस महाशक्ति को अधिक और शक्तिशाली करने के लिए वो चाहता था कि वो विश्व में एकमात्र महाशक्ति बन जाए, इसी तरह से अमेरिका चाहता था वो पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति बन जाए। इस महाशक्ति की लड़ाई में दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया और अमेरिका ने इस समय पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार किया। तो बच्चों, अगर सोवियत संघ इस समय साम्यवादी विचारधारा का प्रसार कर रहा है तो उसकी क्या उम्मीद रहेगी कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो इसकी विचारधारा का अनुपालन करें। और भारत के बारे में हमने क्या कहा, भारत ने इस समय एक आंदोलन चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अर्थात ना तो वो साम्यवाद के साथ रहेगा, ना ही वो पूंजीवाद के साथ रहेगा, बल्कि दोनों से तटस्थता बनाए रखेगा, दोनों के साथ ही सक्रिय तटस्थता बनाकर रखेगा, अर्थात उसे जब जहां से आवश्यकता होगी अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार वो दोनों के साथ संबंध बना सकता है, उसका किसी एक महाशक्ति की ओर झुकाव नहीं होगा। इस प्रकार का भारत ने दोनों गुटों से निरपेक्ष, अर्थात किसी एक की तरफ अलाइन नहीं होना है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत द्वारा इस समय चलाया गया। ये बात क्लियर हो गई। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत संघ का बड़ी महाशक्ति के रूप में उदय होना, सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद, इसी समय भारत आजाद हुआ था और भारत के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, अर्थात भारत साम्यवादी विचारधारा में शामिल नहीं हुआ, इसलिए रूस को भारत के साथ संबंध बनाना अच्छा नहीं था रूस के लिए, और इसीलिए हमने कहा कि ये नकारात्मक संबंध थे। बच्चों, एक और भारत के द्वारा इस समय स्टेप लिया गया था। देखिए, एक ग्रुप था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक ऐसा संगठन था जो ब्रिटेन के उपनिवेश राष्ट्र हुआ करते थे, जहां जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया था। अब ये देश आजाद हो गए ब्रिटेन के शासन से, अब इन्हें एक कड़ी में जोड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था, उसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जितने भी सदस्य राष्ट्र होंगे, इस समूह में जो राष्ट्र होंगे वो कौन से होंगे, जिन पर पहले कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा हुआ हो। अर्थात भारत के ऊपर भी ब्रिटेन का शासन था, इसलिए भारत ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्यता अपना ली। लेकिन देखिए, ये जो ब्रिटेन था ये कौन सा था, पूंजीवाद का समर्थक था। अर्थात क्या हुआ, अगर हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्यता ले रहे हैं तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हो सकते हैं, पूंजीवाद का सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं, उसको सहयोग दे रहे हो सकते हैं। और यही वजह थी कि सोवियत संघ, या जो हम कह रहे हैं रूस, इसे आशंका हुई भारत के इरादों के प्रति, उसे लगने लगा कि शायद भारत पूंजीवादी गुट का समर्थक है।
बच्चों ये भी एक बड़ी वजह थी दोनों देशों के बीच नकारात्मक संबंध होने की। तो हमने दो बात बताई है आपको जिन वजह से नकारात्मक संबंध थे, एक तो विचारधारा में अलगाव था और भारत ने उसी समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन लागू कर दिया था, जिससे भारत ने ये दिखाया कि हम साम्यवाद के साथ नहीं हैं, और दूसरा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्यता भारत ने ली, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। ये दो बड़ी वजह थी जिसके कारण से दोनों के संबंध नकारात्मक थे। इसके अलावा कुछ और भी एपिसोड इस समय पे हुए थे, जैसे कोरिया युद्ध हुए थे और वहां पर हमारी नैतिकता हमने दिखाई थी उस कोरिया युद्ध में। जो हमारा मत मांगा गया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, हमसे पूछा गया कि आप इसमें क्या विचार रखते हैं कोरिया युद्ध में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो युद्ध हो रहा था, वो भी विचारधारा की लड़ाई थी बच्चों। उसकी कभी हम आगे चर्चा करेंगे शीत युद्ध के समय में। देखिए वो भी विचारधारा की लड़ाई थी और उस विचारधारा की लड़ाई में हमने सेकंड स्टेप में अमेरिका का साथ दिया था, जिससे भारत नाराज हो गया था। और इस तरह से कई और वजह थी जिनके कारण नकारात्मक संबंध इस 1947 से लेकर 56 तक के समय काल में रहे थे। लेकिन जो बड़े फैक्टर थे, जो दो बड़े फैक्टर थे, वो मैंने आपको बताया। एक तो भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाना और दूसरा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सदस्यता लेना, जिससे रूस को ऐसा लगने लगा कि वो साम्यवादी नहीं बल्कि पूंजीवादी विचारधारा की तरफ झुकाव रखता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के समय में दूसरे उस चरण की, जब हमने कहा कि 1956 से लेकर 90 तक का दूसरा जो विभाजन था हमारा शीत युद्ध के समय का, उसमें देखिए इस समय में आकर हमने कहा कि संबंध सकारात्मक हो गए। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, 1947 से 56 में नकारात्मक संबंध थे दोनों देशों में, कारण हमने जान लिया। लेकिन 56 में आकर ऐसा क्या हो गया कि संबंध सकारात्मकता की बढ़ने लगे और इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे कि शायद ही विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य इतनी अच्छी मित्रता व्याप्त हो। बच्चों ये वो समय काल था जिसे कई कई विश्लेषक और इतिहासकार इसे हनीमून पीरियड के रूप में भी संज्ञा देते हैं भारत और रूस के मध्य। बच्चों ये एक सकारात्मक संबंधों का ऐसा दौर था भारत और रूस के संबंधों में जिसने मिसाल कायम की। देखिए कौन कौन सी वो वजह थी, क्यों ऐसा हुआ कि दोनों देश इतनी दूर होने के बाद भी, हमने मैप में देखा था थोड़ी देर पहले, इतनी दूर स्थित होने के बाद भी इतने अच्छे संबंध विकसित कर पाए। देखिए सबसे पहला जो इसमें कारण बना वो था हंगरी विवाद में भारत का रूस के पक्ष में मतदान। बच्चों ये हंगरी विवाद क्या है और यहां पर भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे रूस हमेशा हमेशा के लिए खुश हो गया। देखिए हंगरी एक देश था, हंगरी एक देश है यूरोप के अंदर, बीचों बीच में एक देश है। आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो आपको एक देश मिलेगा वहां पर और उसका नाम है हंगरी। बच्चों यहां पर एक लड़ाई चल रही थी साम्यवाद और पूंजीवाद की। देखिए मैंने बताया आपको शीत युद्ध का समय, और वो शीत युद्ध क्या है, उन विचारधारा की लड़ाई, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। हंगरी में भी यही लड़ाई चल रही थी। बच्चों उस समय पर इस हंगरी में रूस की विचारधारा का प्रभाव था और जो नेतृत्व था वो रूस समर्थित साम्यवाद नेतृत्व था इस हंगरी में। अर्थात हंगरी में नेतृत्व कैसा है, अभी साम्यवादी नेतृत्व है 1956 में। बच्चों इस समय पर एक विद्रोह प्रारंभ हुआ हंगरी की जनता की ओर से। ऐसा माना जाता है कि हंगरी के जो विद्यार्थी थे उनको अमेरिका समर्थित जो पूंजीवाद समूह था उसने भड़काना प्रारंभ किया था, और ये जो विद्यार्थी थे इस हंगरी देश के, उन्होंने वहां पर रूस की साम्यवादी विचारधारा के अगेंस्ट में, इसके विरोध में प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों जब यहां पर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ, अर्थात रूस की विचारधारा के खिलाफ, तो रूस ने हंगरी की सत्ता की मदद के लिए अपने टैंक हंगरी में भेज दिए। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ था बच्चों की जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश ने अपने टैंकों का इस्तेमाल करा हो अपनी विचारधारा के प्रोपगेशन में। देखिए रूस अब क्या कर रहा है, यहां पर अपने टैंक भेज रहा है, कहां पर, हंगरी में। और किस लिए, कि जो वहां की सत्ता थी साम्यवादी सत्ता, उसकी मदद हो सके। देखिए जब रूस ने इस प्रकार का स्टेप उठाया तो इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रूस की आलोचना की गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रूस पर इल्जाम लगाए गए कि रूस ने इस तरह का गलत स्टेप उठाया है और इससे युद्ध बढ़ने की संभावना हो गई है। जो शीत युद्ध चल रहा था वो अब गर्म युद्ध में परिणत हो सकता है। इस प्रकार रूस के ऊपर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई। बच्चों ये वो समय था जब भारत ने इसमें मतदान हुआ था, सारे विश्व के देशों से मतदान करवाया था कि आप किसके पक्ष में हैं, किसका साथ देते हैं, रूस का लेते हैं या ये पूंजीवादी समर्थक राष्ट्रों का लेते हैं। देखिए भारत इस मतदान में भारत ने भाग ही नहीं लिया। देखिए भारत ने कहा कि हो सकता है कि रूस ने गलत स्टेप उठाया हो, यह बात सही है कि रूस को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था।
भारत इस बात से एग्री है कि रूस को उसके जो टैंक हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए, भारत ये बात समझता है। लेकिन फिर भी भारत ये बात भी मानता है कि ये जो यहाँ पर हिंसा, यहाँ पर जो विद्रोह होने लगा था, इसमें किसी दूसरे गुट का हाथ था, अर्थात इसमें पूंजीवादी जो समूह था उसके द्वारा इनको भड़काया गया था। बच्चों, भारत ने साफ यहाँ पर कहा, भारत ने आधिकारिक रूप से कहा कि अगर रूस इस तरह का स्टेप नहीं उठाता तो शायद ये पूंजीवादी विचारधारा इस क्षेत्र में हावी हो जाती और पूंजीवादी विचारधारा धीरे धीरे फैलती चली जाती इस क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब दोनों ही विचारधाराओं में युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में आप एक विचारधारा वाले देश से किए गए कार्य को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर वो विचारधारा रुकेगी तो आप अपनी विचारधारा को वहां पर बढ़ा देंगे। इसलिए भारत ने बहुत ही नैतिकता से और व्यवहारिकता से सोचकर यह फैसला लिया कि रूस इसमें पूरी तरह से गलत नहीं है, और इसीलिए भारत ने यहाँ पर रूस का एक प्रकार से साथ दिया। और यही वो समय था बच्चों, इस हंगरी विवाद में जिस तरह से भारत ने रूस का सहयोग किया, उससे रूस इतना खुश हो गया कि आने वाले पूरे समय में उसने भारत का साथ देना प्रारंभ कर दिया। और यही 1956 का समय था बच्चों, जब कश्मीर विवाद में हमेशा हमेशा रूस ने भारत को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। कश्मीर विवाद में जब भी चर्चा होती थी हमेशा रूस का सहयोग भारत को मिलता था, और भी कई जो भी विवाद चलते रहे हर जगह पर भारत को रूस का समर्थन मिलता रहा। बच्चों, रूस का समर्थन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य में से एक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उन परमानेंट मेंबर्स में से एक है रूस। इसलिए रूस का सहयोग उस समय बहुत मैटर करता था बच्चों। ठीक है, 1956 में आकर हमने बताया ये विवाद हुआ और इसमें भारत ने किस प्रकार भूमिका निभाई, और इस भूमिका निभाने के बाद रूस प्रसन्न हुआ और हमेशा हमेशा के लिए हमारा एक अच्छा दोस्त बन गया। और कश्मीर विवाद में भी रूस के द्वारा भारत को हमेशा समर्थन दिया गया। बच्चों, इसी समय कुछ और डेवलपमेंट भी भारत के अंदर हो रहे थे, जैसे भारत द्वारा समाजवाद आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना, अर्थात भारत में जो अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था वो साम्यवाद के मॉडल से काफी हद तक मिलता जुलता था। बच्चों, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था का मॉडल होता है वहां पर सरकारी कंपनियों को प्राथमिकता मिलती है, अर्थात निजी कंपनियों को वहां पर अपने उद्योग धंधे स्थापित करने की छूट नहीं दी जाती है, और सिर्फ सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। भारत ने इस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, और ये अर्थव्यवस्था का जो आधार था, वो टिल्ट जो अर्थव्यवस्था थी वो किसकी तरफ थी? समाजवाद। समाजवाद को आप साम्यवाद का एक लिबरल वर्जन समझ सकते हैं, उदारवादी संस्करण समझ सकते हैं साम्यवाद का। अर्थात भारत का झुकाव रूस की उस विचारधारा के काफी नजदीक लगा रूस को, और इसीलिए रूस को जो आशंकाएं बनी थी पहले कि भारत शायद पूंजीवाद की तरफ है, और इस तरह की जो आशंकाएं थी वो सारी आशंकाएं समाप्त होने लग गई। इनफैक्ट जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो 5-5 साल की योजनाएं भारत बनाता था, उसमें रूस के द्वारा सहयोग दिया गया। द्वितीय जो भारत की पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें रूस के द्वारा कई उद्योग धंधे, खासकर स्टील उद्योग में भारत में निवेश किया गया। स्टील उद्योग स्थापना में रूस का बड़ा सहयोग माना जाता है। आपने भिलाई और बोकारो प्लांट के बारे में नाम सुना होगा, भिलाई छत्तीसगढ़ में और बोकारो झारखंड में, ये भारत में रूस के सहयोग से स्थापित हुए थे बच्चों। इस तरह से सेकेंड 5 ईयर प्लान में रूस के द्वारा सहयोग दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया। बच्चों, इस समय एक बड़ी घटना हुई थी भारतीय भूभाग के अंदर। देखिए, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अब देखिए, चीन किस प्रकार का देश था। 1949 में चीन में एक विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह के बाद में चीन बन गया था एक साम्यवादी देश। चीन में बन गई थी साम्यवादी सरकार, जिसे हम माओ के रूप में जानते हैं। ये माओ की क्रांति आई थी और उसके बाद में चीन बन गया था साम्यवादी देश। हमने क्या कहा, शीत युद्ध का दौर चल रहा है और रूस कैसा देश, रूस किसका समर्थक है, किसका लीडर है, कौन सी विचारधारा का? साम्यवादी विचारधारा का। देखिए, रूस साम्यवादी विचारधारा का लीडर है। 1949 में क्रांति हुई चीन में, और चीन भी किस तरह का देश बन गया? साम्यवादी। इसका मतलब क्या हुआ? साम्यवादी दोनों दोस्त, अर्थात रूस और चीन एक अच्छे मित्र होंगे, क्योंकि दोनों की विचारधारा समान है और दोनों उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए आप, भारत और रूस के संबंध कितने परिपक्व हो गए, कितने अच्छे हो गए कि 1962 के इस भारत चीन युद्ध के समय रूस ने चीन का साथ नहीं दिया, बल्कि वो तटस्थ बना रहा। इस समय
रूस का तटस्थ बने रहना भी अपने आप में एक प्रकार से भारत का साथ देना ही है बच्चों, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का प्रसार रूस के लिए उस समय अधिक महत्व रखता था। लेकिन फिर भी भारत के साथ उसके संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि उसने चीन का साथ नहीं दिया। इनफैक्ट जब ये युद्ध हो गया उसके बाद भारत और चीन के इस युद्ध के बाद में रूस के द्वारा भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री आपूर्ति करना प्रारंभ हो गया। और यही वो समय था 1962 का, जब भारत को रूस के द्वारा रक्षा सामग्री मिलने लगी, क्योंकि भारत की जो रक्षा जो तैयारियां थी वो 1962 के भारत चीन युद्ध के समय समझ में आ गई थी कि भारत की रक्षा तकनीकी अच्छी नहीं है, भारत के पास रक्षा संसाधन अच्छे नहीं है, इन्हें आधुनिकीकरण करना होगा, भारत को अपने रक्षा संसाधनों का आधुनिकीकरण करना होगा। और उसके लिए रूस एक भरोसेमंद साथी के रूप में भारत के सामने आया और रूस ने भारत को रक्षा आपूर्ति कराना प्रारंभ कर दिया। इस समय मिग जो हेलीकॉप्टर, मिग जो हवाई जहाज हम कहते हैं, जो लड़ाकू विमान होता है, वो रूस के द्वारा हमें इस समय दे दिया गया था। बच्चों 1971 में भारत और रूस की मित्रता संधि हुई 1971। ये भारत और रूस की मित्रता संधि एक उदाहरण थी उस समय में मित्रता का। बच्चों यही वो मित्रता की संधि थी जिसके दम पर भारत आसानी से पूर्वी पाकिस्तान में चले गया था पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने, और बांग्लादेश राष्ट्र का जन्म हो गया था। 1971 का जो युद्ध था, यहां रूस के साथ संधि कर ली थी भारत ने, इसीलिए भारत को कॉन्फिडेंस था और आसानी से भारत यहां पर लड़ सका। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी भारत और रूस के बीच में 1971 की। इसके बाद देखिए 1979 में हमने जब अफगानिस्तान रिश्तों की चर्चा की थी, भारत अफगानिस्तान, तब आपको वहां समझाया था कि 1979 के समय में अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी रूस के द्वारा, रूस की मदद से। अर्थात अफगानिस्तान में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रूस के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। और भारत ने देखिए अफगानिस्तान में इस रूस की हस्तक्षेप का कोई विरोध नहीं किया। भारत द्वारा रूस के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का कोई विरोध नहीं। अर्थात ये क्या दिखा रहा है, दोनों देशों के मध्य संबंध अब उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, एक भरोसेमंद साथी के रूप में दोनों देश एक दूसरे के लिए बन गए हैं। ये था बच्चों 1956 से लेकर 90 तक के संबंधों का विकास, और इनकी वो रूपरेखा थी जिसके आधार पर हम भारत और रूस के संबंधों को कहते हैं कि ये बहुत उच्च स्तर के संबंध हैं। एक जो प्राकृतिक दोस्त की संज्ञा दी जाती है वो भारत और रूस के संबंधों को दी जाती है। और ये बातें थी, ये वो वजह हैं कि भौगोलिक दूरी होने के बाद भी ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे कुछ इस तरह के कार्य हुए जिन्होंने भारत और रूस को भौगोलिक दूरी होने के बाद भी विचारधारा के स्तर पर और अर्थव्यवस्था के स्तर पर, रक्षा के स्तर पर, राजनीतिक रूप से दोनों को करीब लेकर आ गया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इस शीत युद्ध के बाद के दौर की, अर्थात 1991 से लेकर 2000 के बीच में क्या हुए भारत के और रूस के संबंध। देखिए शीत युद्ध की समाप्ति हो गई 1990 में, और इसके साथ ही क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ टूट गया अनेक राष्ट्रों में, क्योंकि उसकी विचारधारा क्या हो गई, क्षीण हो गई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, और इसलिए अब इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सोवियत संघ द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया गया। ये उदारीकरण शब्द किससे संबंधित है बच्चों, पूंजीवाद से संबंधित है। अर्थात सोवियत संघ अपनी पुरानी विचारधारा साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लग गया, और हमने बताया सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बन गया, रूस बन गया। देखिए 1990 से 91 का जो समय था, इसी समय भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया था। देखिए आपको पता है, हमने पुराने कई लेक्चर्स में ये बात की है आपसे कि भारत ने इस समय एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति। और ये क्या थी, ये भी एक कैसी नीति थी, पूंजीवाद की नीति। देखिए दोनों ही अब रूस और भारत दोनों किस तरफ आ गए हैं, पूंजीवाद की ओर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये जो दौर था उस समय संबंध खराब तो नहीं थे बच्चों, लेकिन जिस उच्च स्तर पर वो चल रहे थे 90 से पहले, 56 से लेकर 90 के दौर में जिस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ था, उस ऊंचाई में वो प्रगति नहीं कर सके। एक ठहराव यहां पर देखने को मिलता है इस 90 से लेकर 2000 तक के समय के बीच में। बच्चों ऐसा क्या कारण था, देखिए अब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का पूंजीवादीकरण कर दिया है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में एलपीजी पॉलिसी अपनाई है। ये कैसी पॉलिसी है जो भारत को पूंजीवादी देशों के समीप लेकर जाएगी। भारत के
अब रूस इस समय खुद पूंजीवादी देशों की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूस अब इतना शक्तिशाली राष्ट्र नहीं रह गया है। भारत को नई संभावनाएं तलाशनी होंगी, नए दोस्त ढूंढने होंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। और यही वो समय था बच्चों जब भारत दूसरे देशों की तरफ, पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता करने में आगे बढ़ा। यही वो समय था बच्चों जब भारत ने इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यही वो समय था बच्चों जब भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने लगे। पर इसी समय ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे तमाम दक्षिणी एशियाई राष्ट्र, पूर्व की ओर देखो की नीति आई भारत की। अनेकों ऐसी भारत ने संभावनाएं तलाशी जहां पूंजीवादी राष्ट्रों के साथ भारत ने संबंध बनाना प्रारंभ किया। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि रूस और भारत संबंधों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 1991 से लेकर 2000 तक का जो समय है, यहां दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन संबंधों में प्रगति देखने को नहीं मिल रही, एक ठहराव देखने को मिला इस समय काल में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2001 के बाद में क्या हुआ दोनों देशों के संबंधों में। देखिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, आधुनिक संबंध। हमने शुरू में कहा था ऐतिहासिक संबंध हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, 1947 से लेकर 2000 तक के समय काल की, और ये सारी चर्चा हमारी समाप्त हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक संबंधों की, और हमने कहा 2000 के बाद में जो संबंध है उन्हें हमने क्या संज्ञा दी, आधुनिक संबंधों की। देखिए बच्चों अब क्या हुआ, हमने बात की 90 में शीत युद्ध समाप्त हो गया और रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था का पूंजीवादीकरण करना प्रारंभ कर दिया। 2000 तक का जो समय काल था वहां पर एक ठहराव देखने को मिला। लेकिन 2000 के बाद में रूस में एक नए राष्ट्रपति बने और उनका नाम है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है पुतिन, यहां पर ये वाले हैं पुतिन। ये एक ताकतवर नेता के रूप में रूस में राष्ट्रपति बनते हैं। रूस के नए राष्ट्रपति पुतिन एक ताकतवर नेता हैं और वो रूस की जो खोई हुई छवि है उसे द्वारा रूस को दिलवाना चाहते हैं। रूस को एक फिर से ताकतवर राष्ट्र के रूप में उसका उदय चाहते हैं। बच्चों इस रूस के नए राष्ट्रपति ने उन देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जिसके रूस के साथ पहले से अच्छे संबंध थे। अर्थात पुतिन ने अब भारत यात्रा की और भारत यात्रा करके जो 90 तक के भारत के और रूस के बीच में अच्छे संबंध थे 1990 तक के, उन्हें एक फिर से नया जीवन देने की कोशिश की। देखिए पुतिन का रूस में नया राष्ट्रपति बनना और उनकी 2000 में भारत यात्रा से संबंधों को पुनर्जीवन मिल रहा है। अर्थात वो फिर से कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच संबंध फिर से उन ऊंचाइयों को छुएं जिन ऊंचाइयों के साथ वो 56 से लेकर 1990 तक के समय काल में बढ़े थे। अब वो कौन कौन से संबंध हैं, कौन कौन सी ऊंचाइयों को वो छू चुके हैं, देखिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटकर इनकी चर्चा करेंगे। रक्षा व्यापार संबंध, रक्षा व्यापार में किस तरह से संबंधों को आगे बढ़ाया गया, आर्थिक संबंध किस तरह के हैं दोनों देशों के बीच, राजनीतिक और सामरिक संबंध किस प्रकार के हैं, और उसके अलावा कुछ विवाद भी अगर हैं तो वो क्या विवाद है और क्यों वो विवाद सामने आ रहे हैं। अब हम इन सब सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत रूस रक्षा व्यापार संबंधों की। देखिए अगर एक मैं आपको अनुमान दूं, पिछले 12 वर्षों में, 12 सालों में भारत की रक्षा आयात का, पूरे कुल रक्षा आयात की मैं बात कर रहा हूं, 70% जरूरतें जो भारत के रक्षा आयात की थी उनको पूरा किया है रूस ने। ये क्या दिखा रहा है, इस आधुनिक समय काल में 2001 के बाद में भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक, व्यापारिक और रक्षा संबंध, क्योंकि रक्षा आयात मैंने आपको शुरू में बताया था, भारत लगातार 1962 में जब से चीन से युद्ध में पराजय उसको मिली तब से अपने रक्षा उत्पादों का, रक्षा जो उपकरण है उनका आधुनिकीकरण करने में लग गया। रूस उसमें भारत की सहायता करता रहा और एक अनुमान कि रक्षा आयात भारत की अभी जो वर्तमान में जो भारत के पास रक्षा उपकरण है उनमें सबसे बड़ी भूमिका रूस की रहती है, क्योंकि भारत के पास इतनी क्षमता नहीं थी बच्चों की भारत खुद अपनी उन्नत किस्म के रक्षा उपकरण तैयार कर सके। और जो अमेरिका, रूस ये सब राष्ट्र हैं इन्होंने अच्छी तकनीकी के रक्षा उपकरण विकसित कर लिए थे। भारत को इसलिए बड़े पैमाने पर इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में भारत ने अपनी स्वयं की जो क्षमताएं रक्षा उत्पाद तैयार करने की, उनका विकास किया है जिससे आगामी समय में भारत को इन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत के 70% रक्षा उत्पाद कौन से हैं, जो भारत ने रूस से लिए हैं। रूस कितना महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, भारत की रक्षा जो तैयारियां हैं उनके दृष्टिकोण से, ये बात आपको आइडिया लग गया। अब देखिए एक जो भारत सरकार ने अभी एक नया मिशन चलाया, मेक इन इंडिया मिशन। भारत क्या कहता है, देखिए अगर भारत बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का आयात करता रहेगा तो ये भारत के लिए एक नुकसानदेह है। भारत एक बड़ा राष्ट्र बनने लगा है। ये सारे देश भारत को कैसे समझते हैं, भारत को एक बड़े बाजार की तरह देखते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण, आपके मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं
हम 125 करोड़ भारतीय है। ये क्या है? भारत की ताकत, जो भारत को एक बड़ा मार्केट की तरह दिखाती है दूसरी दुनिया के सामने। इसीलिए ये सारे देश भारत के पास चले आते हैं अपने सामानों को बेचने के लिए। देखिए अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, अर्थात भारत में बनाओ। अब हम ज्यादा लंबे समय तक आपसे खरीदते नहीं रहेंगे, जो क्रेता विक्रेता है उसका संबंध आप हटाओ, अब हमें वो तकनीकें दो, जो आपकी जो उच्च तकनीकें हैं जिनसे आप हथियार बनाते हो, वो उच्च तकनीकें हमें ट्रांसफर करो, अब हमारे साथ मिलकर बनाओ, भारत में बनाओ। बच्चों यही वजह है कि इस नए मॉडल को, जो हमारा ये रक्षा संबंधों का जो नया मॉडल है कि भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया, इसमें संयुक्त उत्पादन को प्राथमिकता दी गई और रूस उसमें पहला राष्ट्र है जिसने भारत के इस संयुक्त उत्पादन को स्वीकारा है। और भारत अब ये भारत और रूस के जो रक्षा संबंध हैं, अब वो सिर्फ क्रेता विक्रेता नहीं, भारत कौन था? क्रेता, और विक्रेता कौन था? रूस। तो ये अब क्रेता विक्रेता के संबंध नहीं होंगे, बल्कि अब इन क्रेता विक्रेता से बढ़कर अब संयुक्त उत्पादन की ओर दोनों देश आगे बढ़ने लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है ब्रह्मोस मिसाइल, एक बगल में फोटो दिख रही होगी आपको, ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक, ये सब वो हैं बच्चों जो एक विश्व स्तरीय हैं, विश्व स्तरीय रक्षा उत्पाद हैं। और ये किस प्रकार से बन रहे हैं? दोनों के द्वारा संयुक्त उत्पादन से, यहाँ खरीदे नहीं गए हैं बल्कि दोनों मिलकर बना रहे हैं। और इनफैक्ट आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत और रूस इन संयुक्त उत्पादनों को दूसरे देशों को भी बेच सकेंगे, दूसरे देशों को इनका विक्रय कर सकेंगे, अर्थात निर्यात कर सकेंगे। ये बात क्लियर हो गई। देखिए अभी वर्तमान में कुछ कहा जाने लगा था कि भारत अमेरिका की तरफ अधिक झुकाव रखने लगा है, इसलिए रूस के साथ में इसके संबंध इतने अच्छे नहीं है। लेकिन भारत ने अभी हाल में S-400 मिसाइल से निगरानी प्रणाली, जो रूस की उच्च स्तरीय, आप कह सकते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, अर्थात अगर हमारे देश पर कोई दूसरे देश से मिसाइल दागी गई है तो ये उसे रोकने की क्षमता रखती है, इसे रास्ते में ही रोक, उस देश की दुश्मन की जो मिसाइल है उसे ये रास्ते में ही रोक देगी। इस प्रकार की S-400 मिसाइल से निगरानी प्रणाली है और बहुत इसमें अच्छे अच्छे रेडार सिस्टम लगे हुए हैं जो उच्च तकनीक के आधार पर काफी सटीक तरीके से उस इनकमिंग जो मिसाइल है उसे रोक देती है समय पर ही। और अभी हाल में भारत के रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और देखिए ये समझौते पर हस्ताक्षर करना एक अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये रूस की सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, रक्षा तकनीक है, जो रूस ने भारत को देने का फैसला किया है। बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि इसी समय अमेरिका द्वारा भारत को इसी से मिलता जुलता उसकी जो प्रणाली है वो है थार्ड प्रणाली, थार्ड सिस्टम अमेरिका का। जब अमेरिका ने थार्ड सिस्टम देने की सहमति बना ली कि अमेरिका भारत को ये थार्ड सिस्टम, ये भी एक इसी प्रकार का है, मिसाइल से निगरानी प्रणाली, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये भी थार्ड। बच्चों ये अमेरिका का है, उच्च स्तरीय। अमेरिका ने भारत को ये देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसे छोड़कर हम फिर किसकी तरफ गए? हमारे पुराने भरोसेमंद साथी की तरफ, और हमने S-400 मिसाइल लेने का समझौता किया। और ये भी तब जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे उसके कानून के बारे में, जिसकी चर्चा हम भारत अमेरिका संबंध में करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई कि भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों का विकास किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार भारत की रक्षा जरूरतों को रूस ने पूरा किया है 70%, और वर्तमान में लगभग क्रेता विक्रेता से बढ़कर ये संयुक्त उत्पादन की ओर बढ़ने लगे हैं, इनका निर्यात भी करने की प्लानिंग चल रही है। और S-400 मिसाइल से निगरानी प्रणाली भारत ने रूस से खरीदी है। विवाद लेकिन हाल में एक जन्म देता है इस मुद्दे में, और वो है हाल में अमेरिका भारत को सर्वाधिक रक्षा आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। बच्चों पिछले 3 सालों में का जो डाटा है वो बताता है कि सर्वाधिक रक्षा आयात अब भारत के किस देश से हो रहे हैं? अमेरिका से। अब रूस पीछे रह गया है उस लिस्ट में, अब अमेरिका और इजराइल आगे आने लगे हैं। और ये एक हमारे दोनों देशों के संबंधों में चिंता की तरह दर्शाता है कि क्या भारत और रूस संबंध अब कम होने लगे हैं और हमारा झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ने लगा है। इनकी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में डिटेल में, उससे पहले हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं भारत रूस आर्थिक संबंध। देखिए अच्छे हमने रक्षा संबंध बताए, लेकिन अगर मैं कुल व्यापार की बात करूं तो मात्र 9 अरब डॉलर का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। उसमें भी अगर हम बात करें भारत द्वारा निर्यात की, तो निर्यात भारत के होते हैं 3 अरब डॉलर, और अगर हम बात करें भारत को होने वाले आयातों की तो वो हैं करीब 6 अरब डॉलर। व्यापार घाटा किसको मिल रहा है? भारत को झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं आयात की बात करूं तो क्यों ये आयात हो रहे हैं बच्चों? इसमें अधिकांश क्या है? रक्षा उत्पाद ही हैं।
देखिए दोनों देशों ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक इस 9 अरब डॉलर के व्यापार को मैं बढ़ाकर कहां ले जाना है, 30 अरब डॉलर तक। अर्थात भारत रूस का जो लक्ष्य है व्यापार का 2025 तक का, वो 30 अरब डॉलर का है। अगर मैं आपको एक अनुमान दूं आंकड़े का, तो भारत और अमेरिका का वर्तमान में जो व्यापार है वो करीब 90 अरब डॉलर का हो गया है बच्चों। आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ 9 अरब डॉलर का व्यापार है रूस के साथ में। एक तरफ हमने कहा कि भारत और रूस बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, हमने देखा किस प्रकार दोनों के बीच में प्राकृतिक मित्रता का विकास हुआ, एक अच्छे संबंधों की रूपरेखा हमने दिखाई। लेकिन क्या कारण है कि व्यापार इतना कम है बच्चों? देखिए सबसे बड़ी चुनौती है सीधे संपर्क का अभाव। बच्चों हमने मैप में आपको दिखाया था कि रूस एकदम ऊपर है, भारत नीचे, दूरी बहुत ज्यादा है दोनों देशों के मध्य। और सबसे बड़ी दूरी भी, अगर संपर्क अच्छा बन जाए, रास्ते अगर अच्छे बन जाए, तो संपर्क तो दूरी भी कम हो जाती है बच्चों। लेकिन रूस के साथ कनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम है, जिसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, और इसका समाधान निकाला गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजना। और इस परियोजना के बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये परियोजना इस परेशानी को दूर कर सकती है, जो संपर्क का अभाव है उसे कैसे दूर कर सकती है। और जब ये समस्या खत्म हो जाएगी, ये चुनौती खत्म हो जाएगी, तो व्यापार अपने आप बढ़ने लग जाएगा। बच्चों इसके अलावा भारत रूस आर्थिक संबंधों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग की चर्चा होती है। और रूस ने भारत के तमिलनाडु जो राज्य हमारा, वहां पर कुडानकुलम क्षेत्र में एक न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की है। अर्थात भारत को परमाणु ऊर्जा में सहयोग प्रदान कर रहा है रूस। और कुडानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर किसके सहयोग से स्थापित हुआ? भारत में रूस के सहयोग से। ये एक उदाहरण है दोनों देशों के मध्य परमाणु ऊर्जा सहयोग का। बच्चों इसके अलावा रूस में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। देखिए दो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, सकलेन द्वीप और आर्कटिक सागर। ये हम अभी आपको मैप में दिखा देंगे, सकलिन द्वीप कहां पर है और आर्कटिक सागर कहां पर है। ये दोनों वो क्षेत्र हैं जो रूस के पास में है। सकलिन पूरी तरह से रूस के अंदर आता है, और आर्कटिक रूस के ऊपर आता है, जहां पर उसको क्षेत्राधिकार मिले हुए हैं। देखिए सकलिन द्वीप और आर्कटिक सागर में ऐसा बोला जाता है तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है बच्चों। और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अभी खाड़ी क्षेत्रों पर निर्भर है, और वो कोशिश कर रहा है कि दूसरे विश्व के दूसरे क्षेत्रों से इसमें विविधता लेकर आए और दूसरे क्षेत्रों से वो आयात कर सके। क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में क्या है, अस्थिरता है, वहां पर बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं और कभी भी भारत को झटका लग सकता है। इसलिए भारत क्या चाहता है कि दूसरे देशों में इसकी संभावनाएं बने और भारत वहां से अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां से आयात कर सके। और देखिए रूस में सकलिन द्वीप और आर्कटिक सागर में इस प्रकार के विशाल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भविष्य में भारत और रूस के मध्य में एक अलग संभावनाओं को तलाशते हैं, भविष्य की अलग एक नई, या ऐसा कह सकते हैं नई आर्थिक संबंधों की संभावनाओं को तलाशते हैं। बच्चों अब इस परियोजना के बारे में बात करते हैं। हालांकि हम भारत मध्य एशिया संबंध में इसकी चर्चा कर चुके थे। देखिए ये एक परियोजना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, अर्थात उत्तर दक्षिण, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। उत्तर दक्षिण मतलब कौन सा? देखिए हमने बात की थी रूस की, रूस कौन सा हुआ उत्तर और भारत कौन सा हुआ दक्षिण। ये दो क्षेत्रों पर हमने गोला लगाया है। ये यही परियोजना है बच्चों जो लाल कलर में आपको दिख रही है, ये वाली है। ये एक मल्टी मोडल एक नेटवर्क का विकास किया जाएगा, अर्थात रेल, सड़क, समुद्री मार्ग के सम्मिलित प्रयोग के माध्यम से यहां पर अच्छा खासा परिवहन तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे भारत और रूस के मध्य व्यापार हो सके। बच्चों वर्तमान में अगर मैं बात करूं रूस से भारत को व्यापार करने के लिए, देखिए ये नीली वाली जो आपको रेखा दिख रही है, ये वाला मार्ग है जो भारत को फॉलो करना पड़ता है अगर भारत रूस के साथ व्यापार करना चाहता है। इतनी बड़ी दूरी है। देखिए एक अनुमान बताता है कि लगभग 60 दिन का समय लगता है भारतीय जहाज को यहां से यहां तक पहुंचने में, अर्थात काफी लंबा समय लग जाता है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है और काफी घुमावदार रास्ता है। लेकिन अगर ये लाल वाले रास्ते से जो नया रास्ता बनेगा INSTC के बनने के बाद में, ऐसा माना जाता है कि मात्र 20 दिन में भारत का जो सामान है वो रूस तक पहुंच जाएगा। देखिए 1/3 टाइम लग रहा है। और अगर इतना इतना अगर हो जाएगा तो दोनों देशों के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। और यही वजह है कि दोनों देश इस परियोजना को व्यावहारिक रूप दे देना चाहते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं भारत रूस राजनीतिक और सामरिक संबंधों की ओर। भारत रूस राजनीतिक सामरिक संबंध, देखिए इसमें हम बात करते हैं कि दोनों देशों के मध्य कौन कौन सी जगह पर सहयोग हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत स्थायी सदस्य बनना चाहता है और रूस
ने भारत की इस स्थायी सदस्यता का हमेशा समर्थन किया है। रूस कहता है कि अगर यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, वहां पर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो भारत को उसमें निश्चित रूप से स्थान मिलना चाहिए। देखिए, दोनों ही देश वर्तमान में बहुध्रुवीय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। देखिए क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। देखिए अभी हमने चर्चा की थी शीत युद्ध की, वहां पर हमने कितनी महाशक्तियों के बारे में बताया था, दो महाशक्ति। अर्थात वो कैसा विश्व था, कैसी विश्व व्यवस्था थी, द्विध्रुवीय, अर्थात दो पोल थे, दो महाशक्ति थी। अगर एक ध्रुव है, वर्तमान में क्या है, अमेरिका महाशक्ति है एकमात्र। जब हमने देखा शीत युद्ध समाप्त हो गया, एकमात्र महाशक्ति बनकर कौन रह गया, अमेरिका। इसका मतलब कैसा विश्व बन गया, अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था वाला। भारत कहता है कि एक दो नहीं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, अलग अलग जगह महाशक्तियां होनी चाहिए जो अपने आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रख सकें, भाईचारा पैदा कर सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो सकता है। अगर कोई एक शक्ति का केंद्र बन जाएगा तो वो सारे लोगों पर धौंस जमाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होगा। देखिए भारत की इस वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को रूस भी मानता है और वो भी इस व्यवस्था में विश्वास रखता है। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रीय साझे मंचों की। देखिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ और ब्रिक्स समूह, ये दोनों ऐसी जगह हैं जो एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं बोलूं तो क्षेत्रीय मंच के रूप में सामने आए हैं, और दोनों ही भारत और रूस इन दोनों ही समूहों के सदस्य हैं। इस प्रकार दोनों इन समूहों को साझा करते हैं। देखिए भारत अभी हाल में ही एससीओ का सदस्य बना और इस प्रकार अब भारत और रूस एससीओ में भी वार्ता कर सकते हैं, और इसी प्रकार ब्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट समूह है जहां पर भारत और रूस मिलकर बातचीत करते हैं। देखिए इसके बाद बात करते हैं आतंकवाद के खिलाफ एक समान दृष्टिकोण है, दोनों देश इससे प्रभावित हैं। आपको पता ही है भारत आतंकवाद से काफी प्रभावित रहता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या है, लेकिन रूस भी प्रभावित रहता है। रूस का एक प्रांत है चेचेन्या, जो कि दक्षिणी पश्चिमी साइड में, दक्षिणी पश्चिमी जो रूस का हिस्सा है, इस रूस का जो बड़ा हिस्सा है यहाँ पर चेचेन्या स्थित है। ये चेचेन्या आतंकवाद से काफी प्रभावित क्षेत्र है रूस के अंदर। रूस इस समस्या के निजात के लिए भारत की ओर रुख करता है और भारत रूस की ओर रुख करता है, क्योंकि दोनों ही आतंकवाद से प्रभावित हैं, दोनों का ही एक मत है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। इसके बाद बात करते हैं दोनों ही देशों के बीच नौसेना युद्धाभ्यास किया जाता है, सैनिक अभ्यास किया जाता है, इसका नाम है इंद्र सैनिक अभ्यास। अब बात करते हैं दोनों ही देशों के मध्य चिंताएं। देखिए हमने प्रारंभ में बात की थी कि वर्तमान में कुछ समस्याएं आने लगी हैं भारत रूस संबंधों में, और वो समस्याएं कहां से आ रही हैं, भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बढ़ने लगे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 सालों का डाटा कहता है कि रक्षा उत्पाद अब रक्षा उत्पाद की आपूर्ति सर्वाधिक कौन कर रहा है भारत को, अमेरिका कर रहा है। मैंने ये भी आपको बताया कि भारत और रूस के मध्य मात्र 9 अरब डॉलर का व्यापार है, लेकिन अगर हम भारत और अमेरिका की बात करें तो लगभग 90 अरब डॉलर का व्यापार है दोनों देशों के मध्य। देखिए भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छूने लगे हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से भारत और रूस संबंधों को हर्ट होना पड़ेगा, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। दोनों को ही आशंकित कर रहे हैं, भारत और रूस दोनों ही आशंकित हो रहे हैं भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि भारत ही सिर्फ अमेरिका की ओर झुकाव रख रहा है। देखिए रूस के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, और रूस के ना सिर्फ चीन के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। अगर मैं बात बताऊं आपको तो हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास रूस ने किया है, और उसका मैत्री नाम था। और पाकिस्तान को जो लड़ाकू विमान होते हैं, एक इंपोर्टेंट विमान है बच्चों MI-35, ये विमान लड़ाकू विमान हाल में रूस ने पाकिस्तान को देने का समझौता किया। इस प्रकार देखिए आप रूस और पाकिस्तान के बीच भी अच्छे संबंध बनने लगे हैं, रूस और चीन के मध्य अच्छे संबंध बनने लगे हैं, भारत और अमेरिका के मध्य संबंध अच्छे बनने लगे हैं। और ये जो संबंध की जो नजदीकियां आ रही हैं भारत अमेरिका में और रूस चीन में, इन नजदीकियों का भारत और रूस संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विश्लेषण को आज अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि ये विश्लेषण एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत अमेरिका नजदीकियां कहां कहां पर दिख रही हैं, भारत का चतुष्कोण समूह में शामिल होना, अर्थात क्वाड समूह में शामिल होना। मैंने बताया था क्वाड समूह आपका नौवहन सुनिश्चित करता है, और उसके लिए 4 देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया। और ये समूह कहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहाजों का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, उन पर कोई रोक टोक नहीं लगनी चाहिए, नौवहन की स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए, इसी के लिए ग्रुप का निर्माण हुआ। और
ये अमेरिका समर्थित ग्रुप है। देखिए भारत यहां पर शामिल हो गया। इसी समय पर ये ग्रुप किस जगह पर बन रहा है, देखिए हमने बात बताई आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं और वहां पर उसका साम्राज्यवादी नजरिया देखने को मिल रहा है। बच्चों अधिकांश देशों का मानना, इनफैक्ट भारत का भी मानना है कि इस प्रकार का साम्राज्यवाद नहीं बढ़ना चाहिए और नौवहन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन रूस को चीन की रूस को जो चीन के द्वारा दक्षिणी सागर में गतिविधियां हो रही हैं, इनका कोई इसको रूस इसका विरोध नहीं करता है। बच्चों रूस इन गतिविधियों का विरोध नहीं करता है और ये चिंता का विषय है दोनों ही देशों के मध्य। यहाँ एक और भारत क्वाड समूह में जा रहा है और दूसरी तरफ चीन की रूस के साथ नजदीकी, और रूस के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है चीन की इस दक्षिण सागर गतिविधियों का। देखिए भारत का अमेरिका के साथ रक्षा समझौतों पर करार हुआ है हाल ही में, और इसका इसका इससे अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि रूस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी था रक्षा उत्पादों के दृष्टिकोण से, लेकिन अब भारत किसकी तरफ बढ़ने लगा, अमेरिका की ओर। और सबसे बड़ा इसमें हुआ 2016 में भारत ने अमेरिका के साथ लिमुआ पर हस्ताक्षर किए। इसके बारे में हम डिटेल में अमेरिका संबंधों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं लिमुआ का मतलब हुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। बच्चों ये एक ऐसा समझौता है भारत और अमेरिका में जो एक दूसरे के नौसैन्य अड्डों का, या मैं कहूं लॉजिस्टिक्स के लिए एक दूसरे को अपने बेस उपलब्ध कराएगा, अपने जो अड्डे हैं उनका इस्तेमाल करने की छूट देता है लिमुआ। और इस प्रकार का अगर करार दोनों देशों के मध्य हो गया है तो निश्चित रूप से रूस को इससे चिंता होगी। देखिए इसी समय बात करते हैं, रूस चीन पर व्यापारिक रूप से निर्भर है, आर्थिक संबंधों के दृष्टिकोण से रूस चीन पर निर्भर है और इसीलिए रूस को चीन के साथ होना पड़ता है। चीन को तेल और रक्षा निर्यात रूस की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखते हैं। देखिए चीन को रूस दे रहा है क्या, तेल। वर्तमान में रूस के पास में तेल है और रक्षा उत्पाद है, दो चीज ऐसी हैं जिनके दम पर रूस की अर्थव्यवस्था चल पा रही है। एक तेल का निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है और दूसरा रक्षा उत्पादों का निर्यात। ये दोनों ही चीज ऐसी हैं जो चीन रूस से खरीद रहा है। बच्चों ऐसे में अगर तेल और रक्षा उत्पाद दोनों ही हो पा रहे हैं, अगर रक्षा उत्पादों का निर्यात हो पा रहा है चीन को रूस के द्वारा, तो इसलिए रूस की क्या हुई, व्यापारिक निर्भरता हुई किस पर, चीन पर। इसीलिए रूस चीन के साथ दिखाई देता है। इसके बाद हमने बात की थी रूस चीन पाकिस्तान सैन्य अभ्यास, हमने बात की थी अभी मैत्री अभ्यास की। ये अब इन देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होने लगे हैं। और साथ में इधर देखिए हाल में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पाद निर्यातक राष्ट्र बनना, जो हमने बताया आपको पिछले 3 साल का डाटा कहता है। और ये क्या दिखा रहा है, दोनों के मध्य दूरी का विकास हो रहा है। देखिए बदलते परिदृश्य में भारत रूस संबंध, अब हम बात कर रहे हैं, ये हमने देखा कि यहाँ पर दूरियां बढ़ रही हैं। दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के नजदीक जा रहा है और रूस चीन के नजदीक जा रहा है। लेकिन क्या इन दूरियों के बढ़ने के बाद भी भारत रूस संबंध पहले की जैसी एनर्जी लिए हुए हैं, पहले जैसी स्फूर्ति लिए हुए हैं, और या फिर भारत रूस संबंधों में कुछ नकारात्मकता देखने को मिल रही है। देखिए कुछ समस्या तो आती है बच्चों, लेकिन फिर भी दोस्त दोस्त होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि 2016 में ब्रिक्स का जो ब्रिक्स समूह की हमने चर्चा की थी, उस ब्रिक्स का एक सम्मेलन हुआ था जिसे शिखर सम्मेलन कहा जाता है, और वो भारत में हुआ था, भारत के गोवा शहर में। यहां पर जब रूस के नेता आए थे तो भारत ने एक अच्छी बात बोली थी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि पुराना दोस्त होता है। अर्थात उन्होंने रूस को इंगित करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी बदल जाए, जमाना इधर का उधर हो जाए, लेकिन भारत रूस संबंध अच्छे थे, हैं और रहेंगे। बच्चों ये दिखाता है दोनों का व्यवहारिक दृष्टिकोण, और यही वो वजह है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी के एक शब्द से डी-हाइफनेशन पॉलिसी। इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी पुरानी लेक्चर्स में, पुरानी क्लासेज में, आपने वहां पर समझ लिया होगा। डी-हाइफनेशन पॉलिसी, डी-हाइफनेशन डिप्लोमेसी या कूटनीति जिसे कह सकते हैं, ये अंग्रेजी का शब्द है डी-हाइफनेशन। अर्थात भारत कहता है कि अब आप उस तरह से मत देखिए हमारे संबंधों को। भारत कहता है कि आपके साथ हमारे संबंध प्रायोरिटी रखते हैं, हम अमेरिका के साथ संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे दूर जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं और आपके पास भी आ रहे हैं। दोनों अलग अलग संबंध है भारत के दृष्टिकोण में। भारत दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं देखना चाहता है, और इसी संदर्भ में भारत अपने आप से भी व्यावहारिक
अपने आप में भी, अपनी कूटनीति में भी व्यावहारिकता ला रहा है। भारत कह रहा है कि जब भारत अमेरिका के साथ संबंध बना रहा है तो ऐसे में अगर रूस चीन के साथ संबंध बनाए तो कोई समस्या नहीं है, जब तक ये भारत के हितों को नुकसान ना पहुंचाए, जब तक भारत के अमेरिका संबंध रूस के हितों को नुकसान ना पहुंचाए तब तक कोई समस्या नहीं है बच्चों। और इसे ही क्या कहा, डिहाइफनेशन कूटनीति। और ये कैसी नीति है, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण। और दोनों ही भारत और रूस इस कूटनीति को समझते हैं और इसकी व्यावहारिकता को भी समझते हैं, इसीलिए दोनों के संबंध आज भी अच्छे हैं। लेकिन बच्चों हमने कहा था आपसे कि जो संबंधों में गिरावट देखने को मिली वो विशेषतः कौन से संबंध थे, रक्षा समझौते कम होने लगे थे बच्चों, क्योंकि भारत अब किसकी तरफ बढ़ने लगा, अमेरिका के साथ में रक्षा समझौते करने लगा और इजराइल के साथ रक्षा समझौते करने लगा, फ्रांस के साथ रक्षा समझौते करने लगा। तो भारत को अब रूस के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ना है, देखिए सिर्फ रक्षा समझौतों के बेसिस पर ही दो देशों के संबंध नहीं टिके रह सकते, अब हमें विविधता लानी होगी। व्यापार में रक्षा समझौतों से परे हमें अन्य क्षेत्रों में विविधता लाने की आवश्यकता है। और ऊर्जा एक अच्छा एक संबंध हो सकता है दोनों देशों के अंदर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक अच्छा एक विषय वस्तु हो सकती है दोनों देशों के मध्य संबंध स्थापित करने की। हमने आपको बताया था कि भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकांशतः दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसमें खाड़ी देशों का प्रमुख स्थान है। और भारत कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों की तरफ बढ़े क्योंकि खाड़ी देश में समस्याएं हैं। और इसी समय रूस अपने तेल का निर्यात करना चाहता है। देखिए कितनी अपार संभावना है भारत और रूस संबंधों में। और साथ में मजबूत संबंधों के लिए, मजबूत आर्थिक संबंधों के लिए संपर्क निर्माण परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया था कि दोनों देशों के मध्य सिर्फ 9 अरब डॉलर का व्यापार है और इस व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें संपर्क स्थापित करना होगा। बच्चों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनीतिक मंचों के माध्यम से भी संबंधों को नई दिशा देने की पहल है और इस दिशा में अभी हाल में कार्य हुआ। देखिए ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, रशिया का, रूस का सबसे पूर्वी इलाका है ये बच्चों, ये जो क्षेत्र है रशिया का सबसे पूर्वी इलाका है। इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि तेल और गैस, ये जो मैंने सखलिन आपको क्षेत्र का नाम लिया था पहले, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वो सखलिन द्वीप है। ये रूस का जो सखलिन द्वीप है वो ये, यहां पर बड़ी पैमाने पर तेल और गैस मिलने की संभावना है बच्चों। और भारत को अभी रूस ने इनवाइट किया, आमंत्रण दिया अपने इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। बच्चों पूर्वी आर्थिक मंच है ये, जो रूस इनवाइट करता रहा है अपने आसपास के देशों को, जापान को, चीन को, इन देशों को ये इनवाइट करता था इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश के लिए और तेल ब्लॉक जो है उनमें हिस्सेदारी के लिए। बच्चों भारत को यहां पर उसने इनवाइट किया, आमंत्रित किया, ये अभी 2019 की न्यूज है। और यहां पर जब भारत यहां गया तो भारत और रूस के बीच में अच्छे खासे निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ये क्या दिखा रहा है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनीतिक मंचों के माध्यम से संबंधों को नई दिशा देने की पहल और साथ में रक्षा समझौते के अतिरिक्त विविधता लाने की आवश्यकता पर बल, जैसा हमने कहा था ऊर्जा समझौता। और यही इस दिशा में एक पहल है जो दोनों देश अब करने लगे हैं। और साथ में इन संबंधों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उस दिशा में भी दोनों देश तेजी से काम कर रहे हैं। एक हमने बताया था INSTC का प्रोजेक्ट, और एक इस पूर्वी ये जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है यहां से भी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से चेन्नई बंदरगाह को जोड़ा जा सके रूस से। बच्चों ये सारी कोशिश है। और बदलते परिदृश्य में हमने कहा भारत और रूस संबंध पहले की तरह मित्रवत बने हुए हैं, बस अब जहां पहले रक्षा समझौते प्रायोरिटी रखते थे, अब दूसरे संबंधों को या नए संबंधों को तलाशने की कोशिश जारी हो रही है दोनों देशों के मध्य। और एक नए संबंधों के आधार पर अभी भी दोनों देशों के मध्य बलवती संबंध हैं और ये भविष्य में भी इसी प्रकार सकारात्मक रुख लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बंसल 10 कोड के बारे में बता दिया, बंसल 10 कोड का यूज करें। जिस बच्चे ने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो बंसल 10 कोड का यूज करे, और इस कोड का यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ में मेरी गाइडेंस में आप रह पाएंगे पूरी तरह से। और जरूर से जरूर इसका कोड का यूज करें। जिन बच्चों ने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच बच्चों।